Okay. Welcome to the object-oriented programming or basic interview questions of Java, guys. Okay. आज हम लोग कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हम फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली किसी भी फ्रेशर्स को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे. व्हेन आई वाज अ फ्रेशर और मिड लेवल इंजीनियर, लाइक 1 year 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझसे भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉमन क्वेश्चन, वो सारे मैंने लिस्ट डाउन करके और कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल के रखे हैं मैंने. ठीक है, तो वही क्वेश्चंस हम देखेंगे. वेनेवर नीडेड हम लोग क्या करेंगे, वेनेवर नीडेड हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे. ओके, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली भी देखेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर द मेजर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप मेजर और माइनर दोनों पिलर्स यहाँ पर बता सकते हो गाइस. ठीक है, स्पेशली जब भी आप एक्सप्लेन करते हो इस आंसर को, तब मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है. आप इसमें की इतनी चीजें भी बता दोगे तो मोर देन इनफ है गाइस. ठीक है, इतनी चीजें भी अगर आप बता दोगे तो भी मोर देन इनफ है. आपने क्या करना है, ब्लॉग में आना है और ऊप सर्च करना है. जो भी पहली लिंक रहेगी वो ओपन करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू टेल at the time of interview, there are four major pillars or four pillars. Okay, encapsulation, abstraction, polymorphism and hierarchy or inheritance. ठीक है, हायरार्की को ही इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो. ट्री स्ट्रक्चर जो बनता है ना, उसी चीज को. ठीक है, इन केस आपको कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, नॉलेज अगर उसको शेयर करना ही है जो कि आपको भी थोड़ा आइडिया रहे, तो आप ये वाली चीजें भी बता सकते हो. व्हाट इज दैट? टाइपिंग, persistence and concurrency, these are considered as minor pillars also. Okay, but major pillars are very important. If they are integrated in any programming language, then that programming language we called as object oriented programming language. Okay, if these features are available, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्पेशल पिलर्स है जिसके बेसिस पर ही आपका ऊप्स बैठ, मतलब ऊप्स एक तरह से बोल सकते हो कि स्टैंड करता है. ठीक है, ये चार पिलर्स है. ठीक है, इसकी स्पेशल डेफिनेशन अगर उन्होंने पूछ ली, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन वगैरह, तो ये डेफिनेशंस भी यहाँ पर रखी हुई है. सो वन बाय वन जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से हम ये वाले डॉक्यूमेंटेशन को भी रीड करेंगे. राइट, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऊप एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऊप्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस में there are something called as single level inheritance, multi level inheritance, multiple inheritance और कई जगह पर हाइब्रिड भी आपको देखा जा सकता है. ठीक है, जिसमें मिक्स हो सकता है, ट्री स्ट्रक्चर हो सकता है, एक सिंगल लेवल हो सकता है, फिर सिंगल लेवल के बाद दूसरा जो लेवल है वहां पर मल्टी लेवल हो सकता है, मल्टीपल चीजें दिखा सकता है. ठीक है, एंड इनहेरिटेंस इज नथिंग बट अ जर्नी. इनहेरिटेंस इज नथिंग बट अ जर्नी विच कम्स फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन. ठीक है, which comes from generalization to specialization. For example, सबसे पहले क्या आता है, अगर एक एम्प्लॉय लेवल तक अगर आपको पहुंचना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एनिमल. ठीक है, जनरल टर्म है एनिमल. एनिमल के बाद आएगा आपका सोशल एनिमल. ठीक है, सोशल एनिमल में फिर पर्सन आ सकता है. पर्सन के बाद फिर आप एम्प्लॉय क्लास बना सकते हैं. समझ रहे हो, ऐसा एक एक करके आप ऐसे जनरलाइजेशन करो. बट हम कैसे एनिमल वगैरह कंसिडर नहीं करते, हम क्या करते हैं, पर्सन क्लास बनाते हैं और पर्सन क्लास के बाद उसका चाइल्ड क्लास बना देंगे एम्प्लॉय. पर्सन क्लास के साथ हम चाइल्ड क्लास बना देंगे स्टूडेंट. ठीक है, पर्सन क्लास में लेट से मैंने 3 एट्रीब्यूट्स रखे, नेम, एज और सिटी, तो ये तो कॉमन है. एम्प्लॉय में भी ये कॉमन रहता है, नेम, एज, सिटी. एंड आपके इसमें स्टूडेंट में भी कॉमन रहता है. अब एम्प्लॉय के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर देने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, इनहेरिट होके क्या आएगा, नेम, एज, सिटी आएगा इनहेरिट होके, और मैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, ये एक्स्ट्रा फीचर दे सकता हूँ. तो उसको नेम, एज, सिटी के लिए फिर से कोड करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो रीयूज कर सकता है. वो क्या कर सकता है गाइस, रीयूज कर सकता है. वैसे ही यहाँ पर अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास अगर मुझे बनाना है तो स्टूडेंट क्लास के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, स्टूडेंट क्लास के लिए वी कैन हैव रोल नंबर, मार्क्स, उसका सब्जेक्ट, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें स्टूडेंट के स्पेसिफिक रहेगी. बट अगर मैं किसी पेरेंट के अंदर रखना है तो उसके पेरेंट में कैसे नेम, एज, सिटी, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीजें रख सकता हूँ. फाइन. फिर स्टूडेंट में भी मैं क्या स्पेसिफिक स्टूडेंट बना सकता हूँ, साइंस का स्टूडेंट स्पेसिफिक बना सकता हूँ, आर्ट्स का स्टूडेंट स्पेसिफिक बना सकता हूँ.
साइंस के इसमें भी कंप्यूटर साइंस का स्पेसिफिक बना सकता हूँ, फिजिक्स का स्पेसिफिक बना सकता हूँ। तो जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन तक जब आते हैं गाइस, उसी जर्नी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। 15 सेकंड्स में आपको आंसर देना है, तो यू कैन सिंपली से कि अ जर्नी फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन इज इनहेरिटेंस और रीयूजेबिलिटी। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन आपने बता दी। और जो फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है उसके, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल। फिर बाद में एक और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसी केस में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। कहां पर? जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि देर इज अ चांस जब भी आपको वो इनहेरिटेंस के बारे में पूछेंगे, आप अगर बताने जाओगे ये आंसर्स कि सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल होता है, हाइब्रिड होता है, मल्टीपल होता है, तब वो मल्टीपल के ऊपर क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या जावा में सपोर्ट करता है गाइस? नो, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर सपोर्ट नहीं करता है, स्टिल इफ आई वांट टू अचीव और इम्प्लीमेंट इट, तो कैसे करते हैं, अचीव कैसे करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस? बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के केस में मैं इंप्लीमेंट्स के बाद जितने चाहे उतने पेरेंट रख सकता हूँ, ठीक है। सीरियलाइजेबल, रनेबल, ये सारे क्या है, इंटरफेसेस है गाइस। तो आप इंप्लीमेंट्स कितने भी इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो कोई क्लास, तो एक से ज्यादा नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। एक से ज्यादा मैं क्लासेस ये कर सकता हूँ क्या, एक्सटेंड? नहीं, सिर्फ एक क्लास। बट इंप्लीमेंट के केस में मैं दो चीजें भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। दो इंटरफेस बनाया मैंने, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, एंड उसको इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज समझने के लिए गाइस एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं एक से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, बट एक्सटेंड करना है तो सिर्फ एक ही चीज एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। ट्राई करते हैं, चलो यहाँ पर एक ट्राई करते हैं एग्जाम्पल के साथ गाइस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा। इज इट रीडेबल गाइस? स्क्रीन में जो कुछ भी दिख रहा है वो रीडेबल फॉर्मेट में है। सो इसको कर देते हैं, यहाँ पर क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय, क्लास बनाते हैं पर्सन, और एक क्लास बनाते हैं मेन, जहाँ पे इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रन होता है क्या, उतना चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। कंपाइलेशन, जावा इज अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमें कंपाइल करना पड़ेगा, एंड उसी के बाद हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैं जावा सी स्पेस, मेरे फाइल का नाम लिखता हूँ इंटरफेस डॉट जावा। जैसे इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है, तो रन करके देखते हैं, सिर्फ मेन क्लास को रन करके देखेंगे यहाँ पर क्या दे रहा है। अच्छा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तो लिखा मैंने स्ट्रिंग args पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग args। सो कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, बट रन टाइम एरर आ गया, ठीक है? फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं, रन भी प्रॉपरली हो रहा है, फाइन। गाइस यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय, ठीक है, एक्सटेंड्स करता हूँ क्या, पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉय एक्सटेंड पर्सन, ये पॉसिबल है। और मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ओके, और उसको प्रिंट करके देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट आईडी हमें शो करना चाहिए। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पर एक्सटेंड्स तो एक ही चीज हो सकती है, एक दूसरा वाला चीज भी डाल के देखते हैं यहाँ पर, क्लास। अच्छा, ठीक है, एक दूसरा क्लास बनाया है। अब ये वाली चीज यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सपोर्ट करता है। देखो कंपाइल टाइम पे कुछ एरर देगा ये, ठीक है, कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, क्योंकि ये ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसा अलाउ नहीं है। बट अगर मैंने ये पर्टिकुलर क्लास की जगह
अच्छा पर्सन का इंटरफेस बना दी, अच्छा पर्सन का इंटरफेस बना दी। तो क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? ट्राई करते हैं। हाँ, वो मुझे अलाउ कर रहा है, ठीक है। मैं इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, एक इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और फिर भी मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या मैं दो इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? एंड स्टिल आई एम एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो क्या आप एक्सटेंड कर सकते हो मल्टीपल क्लासेस? नहीं, दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस वहां पर सपोर्ट नहीं करता है जावा। बट अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस एक तरह से अचीव करना ही है, तो आप कैसे अचीव कर सकते हो गाइस? बाय यूजिंग इंप्लीमेंट्स और इंटरफेसेस। आप जितने चाहे उतने कॉमा सेपरेटेड वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। जितने चाहे उतने इंटरफेसेस आप कॉमा सेपरेटेड, ओके। दिस इज क्लियर गाइस? ऑनलाइन मेंबर्स आल्सो प्लीज गिव मी कंफर्मेशन कि इंटरफेस में हम जितने चाहे इंटरफेसेस डाल सकते हैं। तो ऑनलाइन मेंबर्स प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, वो चीज क्लियर हो गई है। बट अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा कुछ अचीव करना है, सो बाय यूजिंग दिस इज काइंड ऑफ जुगाड़ बोल सकते हैं, बट एक्चुअली ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, हम लोग सिर्फ इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं जितने भी चाहे उतने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। क्या मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पॉसिबल है गाइस? ऑनलाइन मेंबर्स, इज दिस पॉसिबल? यस। तो कैसे कैसे करते हैं? एक बार रन करके देखते हैं। यस, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का एक मेन पर्पस होता है कि मैं इस पर्टिकुलर क्लास का, इस मेन क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, इसलिए वो स्टैटिक मेथड हमेशा रन कर सकता हूँ। जेवीएम इसको डायरेक्टली रन कर देगा, ठीक। बट अगर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा, तो मुझे इस मेन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी मैं रन कर सकता हूँ। फाइन, दैट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिक, ठीक। पब्लिक, पब्लिक क्योंकि ये बाहर कॉल होने वाला है मेन मेथड, जेवीएम इसको अपने लेवल पे रन करने वाला है, तो ये आउटसाइड दिस क्लास भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इसलिए उसको पब्लिक किया हुआ है। वॉइड, अब देखते हैं कि वॉइड का जो ऑर्डर है उसको चेंज करो, क्या ये चीज रन होगी गाइस? क्योंकि मेन मेथड को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया। मेन मेथड को अगर मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया, सो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट मेथड, ठीक है। ये कंपाइल टाइम पे ही मुझे यहाँ पर फेल हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा आपने अगर मेथड लिखी है, तो अगर उसका कोई रिटर्न टाइप है, कोई रैपर क्लास के साथ रिटर्न टाइप है, तो ऑलवेज यूज रिटर्न टाइप, इंटीजर, फ्लोट और समथिंग। इफ नॉट, तो उसके जगह कुछ नहीं अगर देना है तो उसकी जगह वॉइड लिख दो, ठीक है। वॉइड ये टर्म आपने कब सुनी होगी? जब आपके घर में टीवी या फिर फ्रिज आया होगा या फिर मॉनिटर आया होगा, तो वहां पे लिखा रहता है डू नॉट रिमूव दिस सील, अदरवाइज वारंटी विल वॉइड, वॉइड और नल, ऐसा वारंटी हो जाएगी, मतलब वारंटी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगी उसको। तो वो वॉइड का टर्म मतलब कुछ नहीं है, तो ये मेंशन करना जरूरी है गैस, ठीक है। तो ध्यान देना, उसको मेंशन करना जरूरी है। चलो, नेक्स्ट चीज आ सकती है आपको क्वेश्चन में, प्रोग्राम के साथ साथ परसिस्टेंट में पूछा गया वो क्वेश्चन एज अ प्रेशर, स्ट्रिंग एस, ओके, एस आउट एस। बताओ, ये वाला चीज कंपाइल टाइम में कंपाइल होगा या रन टाइम में एरर आएगा या कंपाइल टाइम में एरर आएगा, और ये चीज पॉसिबल है भी या नहीं? क्या कंपाइल टाइम में एरर आएगा? आएगा?
वेरिएबल एस माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लोग स्ट्रिंग वेरिएबल यूज कर रहे हो, स्ट्रिंग वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो वो अगर इनिशियलाइज नहीं है, वो अगर इनिशियलाइज नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप कहीं पर भी एक्सप्रेशन में वगैरह यूज कर रहे हो और वो इनिशियलाइज नहीं है, तो उसके जगह पर क्या देगा गाइस? वो एरर देगा आपको कंपाइल टाइम पे। तो अगर आपको यूज करना है स्ट्रिंग, तो उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। आप डिक्लेयर करके रख सकते हो, डिक्लेयर करके रखा, बाद में इनिशियलाइज किया तो भी चलेगा, ठीक है। डिक्लेयर करके रखा, बाद में इनिशियलाइज किया तो भी चलेगा, लेकिन इनिशियलाइज करने के बाद ही आपने उसको असाइनमेंट करना। ठीक ठीक। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज वर्क करेगी? क्या ये चीज वर्क करेगी? लेट्स सी। क्योंकि मैं यूज थोड़ी ना कर रहा हूं उसको, मैं डिक्लेयर करके रख सकता हूँ। थोड़ी देर जैसे पहले जैसे बताया था कि आई कैन डिक्लेयर द वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, बट उसको मैं यूज करने के वक्त, यूज करने से पहले वो इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। परसिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक। क्या मैं इंटीजर के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ? उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? इनिशियलाइज करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक वैल्यू के साथ इनिशियलाइज। डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं देगा वो। एंड नाउ आई कैन, ठीक है, दिस करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि आपने रिसेंटली इनहेरिटेंस के आपने आंसर दिए, तो उसी से रिलेटेड मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, पॉसिबल है। कैसे? मैं इसको कमेंट करके नीचे भेज देता हूँ, ताकि हम लोग हमारे प्रोग्राम की तरफ ध्यान दें अच्छे से। मेथड ओवरलोडिंग को पहले अच्छे से समझ, क्या देना है? क्लास माय कैल्सी, या फिर कैल्सी, किसी भी नाम से आप क्लास बना सकते हो। एंड क्लास के अंदर एक मेथड लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, वॉइड ऐड, ठीक है, पब्लिक वॉइड ऐड। यहां पर लिखते हैं इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, ठीक है, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, ठीक है, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। तो मैं इसको कर देता हूं एस आउट, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखते हैं आई एम फ्रॉम ऐड विथ टू पैरामीटर्स और टू इंटीजर पैरामीटर्स। ठीक। अब ये मेरा पर्टिकुलरली एक क्लास बन गया है, वेरी प्रॉपर। हाँ, ये मेरा पर्टिकुलरली एक क्लास बन गया है। अब मैं इसका एक पब्लिक स्टैटिक रखते गए, स्टैटिक। तो मुझे अभी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसका उसको कॉल कर सकता हूँ, डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। चेक करते हैं कंपाइल करके, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। मेन को रन करते, आई एम फ्रॉम ऐड विथ टू पैरामीटर्स, ठीक है। तो बिना इनहेरिटेंस के मैं क्या कर रहा हूं? सेम नाम से एक दूसरा मेथड बना रहा हूं, लेकिन पैरामीटर्स की लिस्ट चेंज कर रहा हूं, पैरामीटर्स की लिस्ट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए अभी? 3 हो गए। नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 हो गए हैं। अब फिर से कंपाइल करके देखते हैं इसी चीज को। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला चीज चल रहा है। अगर मैं 3 पैरामीटर्स यहाँ से पास कर दूं, ठीक है, 3 पैरामीटर्स यहाँ से पास कर दूं, तो यहाँ पर शो करेगा वो 3 पैरामीटर वाला चीज, ठीक है। जो कॉल कर रहे वही चीज वहां पे दिखाई देगी। इसी चीज को बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, और फॉल्स पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। एज पर डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन? compile time polymorphism, when the function gets called at the compile time is called as compile time polymorphism, also called as static binding, क्योंकि पहले ही पता चल जा रहा है मैं 3 नंबर पास कर रहा हूं तो 3 वाला मेथड कॉल करेगा।
मैं दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ तो दो आर्गुमेंट्स वाला कॉल करेगा। ठीक, यहाँ पर पहले ही पता चलता है। इसी को अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, वीक टाइपिंग भी कहते हैं, या फिर फॉल्स पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी चीज को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है कि अगर सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, आ गए सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि बेस्ड ऑन वैल्यू वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉल होगा। तो क्या नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रह सकते हैं? यस, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रह सकते हैं। देखो दो दो ही पैरामीटर है, पहले और दूसरे ऐड फंक्शन, लेकिन वैल्यू आप किस टाइप की वैल्यू रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है गाइस कि वो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एंड कंपाइल करके रन करता हूँ, तो यू कैन सी इंट फ्लोट वाला वो कॉल करता है। ठीक है, इंट फ्लोट वाला वो मेथड कॉल कर रहा है guys। ठीक है, यहाँ पर देखो दो पैरामीटर्स के साथ दो फंक्शंस है। ठीक है, दो ऐसे मेथड्स है जिसमें दो दो पैरामीटर्स ही है, बट उनके डेटा टाइप भी डिफरेंट होने चाहिए, तब उसको मेथड क्या बोल सकते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। इस चीज को क्या बोलेंगे गाइस? मेथड ओवरलोडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग ऑन द अदर हैंड, वहां पर हमेशा हमेशा इंटर इनहेरिटेंस आएगा ही है। मेथड ओवरराइडिंग कौन से केस में होगा गाइस? वहां पर हमेशा इनहेरिटेंस आएगा ही, क्योंकि एक क्लास के अंदर जो डेफिनेशन आप लिखते हो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम रहते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर सेम है तो उसका आपका डेटा टाइप भी सेम रहता है। तो उस चीज को क्या बोलेंगे गाइस? मेथड ओवरराइडिंग। क्योंकि दोनों क्लास में, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, उसमें दोनों में फंक्शन की हेडिंग जो रहती है वो सेम रहती है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक नई फाइल बनाता हूँ, इसमें लिखते हैं बैंक डॉट जावा। क्लास, ठीक है, आरबीआई, या फिर क्लास बैंक नाम से एक बनाते हैं। ठीक, बैंक नाम के क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ बैलेंस। ठीक है, इंटीजर बैलेंस। ओके, और शो बैलेंस करते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक पब्लिक वॉइड, ठीक है, एस आउट अवेलेबल बैलेंस प्लस दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस में कैसे क्या बैलेंस डालेंगे? हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? जो सेम नेम से आपके क्लास के अंदर फंक्शन रहता है उसी को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू क्या कर देंगे? बी। ठीक है, और बी कहाँ से पास होगा? एज अ कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं गाइस। लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बैंक बी इक्वल्स टू न्यू बैंक। ओके, और यहाँ पे 1000 रुपीज इनिशियल बैलेंस रखते हैं। बी डॉट शो बैलेंस करते हैं। शो बैलेंस में क्या दिखाना चाहिए उसने? करंट बैलेंस उसका जो भी रहेगा वो उसने दिखाना चाहिए। सेव करते हैं। व्हाट इज द एरर इट इज शोइंग? सिंटैक्स एरर, शो बैलेंस आइडेंटिफायर अनएक्सपेक्टेड। Yes, function will all like in Java, it always you need to always write a function to execute any code. आप वहां पर बाहर कुछ भी लिख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेन मेथड लिख देता हूँ, एंड मेन मेथड के अंदर ये पूरा का पूरा कोड चले जाए। ठीक है, सेव करते हैं। क्या आएगा मेरा? बैंक डॉट जावा। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। मेन रन करते हैं तो अवेलेबल बैलेंस का 1000 रुपीज दिखा रहा है। फाइन, एक ऐसी मेथड बनाते हैं जो डिपॉजिट करेगी यहाँ पर कोई चीज। ठीक है, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट। और डिपॉजिट क्या होती है गाइस? एक अमाउंट होती है। ठीक है, एक अमाउंट डिपॉजिट होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस आउट। एस आउट, एस आउट की जरूरत नहीं है। आपका जो भी करंट बैलेंस रहेगा दिस डॉट बैलेंस में उतनी चीज क्या हो जानी चाहिए गाइस? वो अमाउंट जो है वो ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन से दिस इज डिपॉजिट हैज बीन डन। ठीक, तो पी डॉट शो बैलेंस में यहाँ पर 1000 रुपीज शो कर रहा है। मैं 500 रुपीज डिपॉजिट करना चाहता हूँ, 500 रुपीज डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो बी डॉट शो बैलेंस
डिपॉजिट होने के बाद कितना दिखना चाहिए गाइस? 1500 दिखना चाहिए। लेट्स चेक, कंपाइल करते हैं। चलो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया एंड 1500 इज ठीक। तो यहां तक भी पिक्चर सब ठीक है, ये नॉर्मल ही कोडिंग कर रहे हैं। अब आते हैं मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर। मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर एसबीआई आ गया, क्लास एसबीआई आ गया। उसने क्या किया, सारे के सारे बैंक के फीचर्स एज इट इज ले लिए, उसको खुद कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे के सारे फीचर्स बैंक से ले लिए उसने। एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। बैंक की जगह एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं ये सारी चीज चलती है क्या। तो एसबीआई के लिए वो देखो, न्यू एसबीआई किया मैंने तो मुझे पब्लिक क्या करना पड़ेगा, एसबीआई कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, इंटीजर बी, एंड इसको बोल दूंगा मैं कि पेरेंट को, ठीक है, पेरेंट को भेज दो, जो भी बैलेंस आ रहा है वो पेरेंट को भेज दो, मेरे पास कुछ मत रखो, पेरेंट्स जो आ रहा है वो उसी में रखो, ठीक। तो इसको करते हैं सेव एंड अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। क्या मैंने एसबीआई का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी, एसबीआई क्लास के अंदर कोई मेथड बनाई गई? नहीं। फिर भी वो सारे फीचर्स चल रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट से ले रहा है इनहेरिटेंस का यूज करके। फाइन। बट अभी हम एक्सटेंड करते हैं इसको बैंक को, और एसबीआई में एक एक्स्ट्रा फीचर डालते हैं। फीचर क्या डालेंगे कि जब भी डिपॉजिट होगा तब 50 रुपीज और चार्जेस लग जाए उस पर। कितने रुपीज चार्जेस लग जाएंगे? 50 रुपीज चार्जेस लग जाए। तो मैं इस मेथड को ओवरराइड करूंगा guys। इस मेथड को क्या करूंगा? ओवरराइड करूंगा। कैसे ओवरराइड करेंगे अपन? अमाउंट तो ऐड होगा ही, लेकिन अमाउंट के साथ साथ -50 रुपीज भी हो जाएगा। ये जो अमाउंट ऐड हो रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ 50 रुपीज चार्जेस भी कटेंगे वहां पर, ठीक। तो इसके साथ अभी फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं गाइस। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद फिर से रन करते हैं, तो देखो चार्जेस भी कट रहे हैं। इसका मतलब है नाम सेम है लेकिन डेफिनेशन अभी डिफरेंट हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या अचीव कर लिया गाइस? मेथड ओवरराइड कर दिया। मेथड ओवरराइड कर दिया, और ये पॉसिबल है। जो भी मेथड्स है उसको ओवरराइड करना पॉसिबल है। किस केस में पॉसिबल नहीं है गाइस? किस केस में पॉसिबल नहीं है? अगर मैंने फाइनल यूज कर दिया तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर मैंने फाइनल कर दिया तो मैं वो पर्टिकुलर चीज को ओवरराइड नहीं कर सकता। विड्रॉ करने वाली चीज जो है, दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू दिस डॉट बैलेंस माइनस AMD, ठीक है, अमाउंट को विड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसको करते हैं एक बार कॉल, मतलब मेरे पास शो बैलेंस है, बी डॉट अभी करते हैं विथड्रॉ, ठीक है, विथड्रॉ करते हैं 150 रुपीज विथड्रॉ करें, ओके। एंड बी डॉट शो बैलेंस करने पर कितना दिखाना चाहिए? कितना दिखाना चाहिए गाइस? 1300, ठीक है, 1300, क्योंकि 1450 तो मेरा अवेलेबल बैलेंस रहेगा लास्ट, क्योंकि चार्जेस भी ले रहा है ना वो डिपॉजिट के साथ साथ, एंड उसके साथ फिर 150 रुपया अगर निकाले तो 1300 मुझे आउटपुट दिखा रहा है। क्या मैं ओवरराइड कर सकता हूँ उसको? ट्राई करते हैं, पब्लिक वॉइड विथ ड्रॉ, ठीक है, इस मेथड को ओवरराइड करने का ट्राई करते हैं। इसमें से भी चार्जेस लेंगे हम, ठीक है, इसमें से भी चार्जेस लेंगे, माइनस करेंगे और अमाउंट में प्लस करना पड़ेगा क्योंकि चार्जेस ले रहे हैं ना, तो प्लस करना पड़ेगा 50। तो अमाउंट भी माइनस होगी एंड उसके साथ साथ 50 रुपीज और माइनस होगी, ठीक है। तो ये सेव करते हैं। वैसे यहाँ पर देखते हैं कि वॉइड एसबीआई विड्रॉ कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम द बैंक। ये चीज उसने बोल दिया है वैसे ही आपके एडिटर ने, बट फिर भी कंपाइलेशन में देखते हैं कि ऐसा क्या एरर आता है। इट इज सेइंग सेम, ठीक है। अगर वो फाइनल कर दिया है आपने चीज, तो वो चीज आप क्या कर सकते हो गाइस? ओवरराइड नहीं कर सकते हो। इसी के ऊपर स्ट्रिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग फाइनल क्यों है, क्योंकि स्ट्रिंग कोई ओवरराइड नहीं करना चाहिए। स्ट्रिंग क्लास जो है, फाइनल कीवर्ड सिर्फ मेथड को ही नहीं, क्लास को भी आप दे सकते हो guys, ठीक है, क्लास को भी आप दे सकते हो ताकि क्लास एक्सटेंड ना कर पाए आगे को, ठीक है, उस वक्त पे आप फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ये एग्जांपल गाइस ट्राई करके देखना, आप स्क्रीन को पॉज करके ये सेम चीजें ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस मोर है गाइस, फिर उसके बाद हम रैप अप करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, हाँ, अगर इनहेरिटेंस की चीजें चल ही रही है तो एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है गाइस जो मैनेजर्स, टीम लीडर्स वगैरह थोड़ा अच्छे से बना के रखते हैं, ठीक। और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें शायद ऐसा हो सकता है कि वो जूनियर्स भी कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिसमें कॉन्क्रीट मेथड पहले से मेथड बना के रख देते हैं उसकी पूरी डेफिनेशन के साथ क्लास के अंदर ही, और कुछ ऐसी चीजें रहती है जो वो चाहते हैं कि जूनियर्स इस पे काम करे, तो वो लोग क्या करते हैं उसको सिर्फ डिक्लेयर करके रख देते हैं, ठीक है। तो जो मेथड्स डिक्लेयर करके रखते हैं उन मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, जो मेथड्स को डिफाइन करके रखते हैं उन मेथड्स को कॉन्क्रीट मेथड कहते हैं, ठीक। तो कॉन्क्रीट मेथड जो रहती है उसमें सारी डेफिनेशन रहेगी, पूरा का पूरा लॉजिक भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक। बट क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, हाँ, और एक चीज कि अगर क्लास के अंदर एक भी ऐसी मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो पर्टिकुलर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता गाइस, उसका मैं कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। उसका ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है यू शुड ऑलवेज एक्सटेंड, एंड उसमें वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको, जो मेथड मैंने डिक्लेयर की है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसको क्या कर सकते हो गाइस, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जनरली प्रैक्टिकली ऐसा कहां पर होता है, मैं जस्ट ट्राई करता हूँ यहाँ पर बताने का, ठीक है। जनरली अगर मैंने एक क्लास बनाया, क्लास डीबी कॉम, ठीक है, डीबी कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है उसके लिए मैंने क्लास बनाया, ठीक। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, समझ लो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। तो इस क्लास के अंदर मैं क्या करके रखता हूँ कि मैं पब्लिक वॉइड सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट मेथड ऐसा कुछ डिक्लेयर करके रखता हूँ। तो जो आगे वाला पर्सन रहेगा ना, जो आगे वाला पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, क्लास डीबी माई सिक्वल डीबी फॉर्म, एंड यहाँ पे ये सिलेक्ट मेथड को क्या कर सकता है, वो डिफाइन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर उसको क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पर ऐसा। और यहाँ पर मैंने अगर एक्सटेंड डीबी ऑन किया है तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, द टाइप माइस्क्ल मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब मुझे यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी। अगर मैंने यहां भी एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको फिर एक और मल्टी लेवल के हिसाब से एक और क्लास में एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं, ठीक है, सो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बट अगर आप बोलोगे कि सर कॉन्क्रीट मेथड लिख सकते हैं क्या, यस, कॉन्क्रीट मेथड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक वॉइड डिलीट नाम की कॉन्क्रीट मेथड, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। जब आप माई सिक्वल डीबी कॉन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब डिलीट मेथड भी कॉल कर सकते हो, पॉसिबल है। तो कॉन्क्रीट मेथड और एटलीस्ट एक अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। ऑन द अदर हैंड इंप्लीमेंट्स, सॉरी इंटरफेस, इंटरफेस एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, इंटरफेस एक ऐसी चीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहती है, सभी की सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती है। मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड लेट्स से अपडेट, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करने की जरूरत है क्या इंटरफेस में, नहीं, क्योंकि सारी की सारी मेथड क्या रहती है, एब्स्ट्रैक्ट ही रहती है। पब्लिक वॉइड, ठीक है, करंट ऑपरेशन से रिलेटेड ये चीज है, ओके। बट क्या मैं यहाँ पर कॉन्क्रीट मेथड लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर ही रोना स्टार्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी,
बट फिर भी ट्राई कर दो। ठीक है। ए, 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 तो चिढ़ाते हैं ना। ए, 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 फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंटरफेस कंक्रीट। ये चीज पॉसिबल है गाइस। ट्राई करके देखते हैं ये कमिट कॉल भी होता है कि नहीं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कमिट कॉल होता है कि नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जाते हैं। किधर गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? ओके, यहाँ पर है। यहाँ पर भी नहीं है, इसके भी नीचे रहेगा। हाँ, बहुत नीचे चले गए। ओरेकल डॉट, देखो सिर्फ और सिर्फ कमिट दिखा रहा है मुझे, मतलब एडिटर भी मुझे वहां पर वो चीज दिखा रहा है। सेव करते हैं, ट्राई करते हैं इस चीज को। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। सो इंटरफेस में कॉन्क्रीट मेथड लिख सकते हो, और उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया मैंने। ऑब्जेक्ट तो वैसे बनाते भी नहीं है इंटरफेस का, उसको हमेशा इंप्लीमेंट्स करना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर मैंने कॉन्क्रीट मेथड बना के उसको कॉल भी कर दिया। पॉसिबल है गाइस, अगर वो स्टैटिक मेथड हो, क्योंकि स्टैटिक जनरली पब्लिक स्पेस में आपका ऑक्युपाई करता है सारी चीजें। बाकी सारी चीजें कहाँ पर जाती है? हीप मेमोरी में, ऑब्जेक्ट वगैरह जो रहता है। बट ये जो रहता है स्टैटिक मेथड, ये हमेशा कहाँ पर? पब्लिक स्पेस में रहती है। ये स्टैक में एग्जीक्यूट होकर निकल जाएगी। ठीक है, इसको सिर्फ क्या चाहिए? नाम चाहिए। स्टैटिक मेथड जो होती है उनको सिर्फ नाम चाहिए। जैसे ओरेकल कैसे, उसको नाम दे दिया हमने, पेरेंटिक सरनेम बोल सकते हो आप कि हाँ, कमिट का सरनेम है ओरेकल। ठीक है, तो सरनेम के साथ उसको कॉल कर दो तो कॉल हो जाएगा। दैट इज पॉसिबल। ओके, गेटिंग इट? इंटरफेस का मतलब समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब समझ में आ गया, दोनों में मेथड्स कौन सी लिखते हैं वो भी समझ में आ गया, कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया गाइस। सो वी आर गुड टू गो एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपको आ सकता है, व्हाट इज परसिस्टेंस? ठीक है, कोर जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ ही एक और क्वेश्चन आ सकता है, परसिस्टेंस क्या होता है? कोई भी क्लास अगर आपको स्टोर करना है, कोई भी क्लास का अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है किसी फाइल में, तो उस चीज को बोलते हैं गाइस परसिस्टेंस। ठीक, अगर मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है ई नाम से, तो वो ई को अगर मैं स्टोर कर रखता हूँ फाइल के अंदर, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं गाइस? परसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के साथ, हम मेथड्स वगैरह नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्लास एम्प्लॉय कर्ली ब्रेसेस, कंस्ट्रक्टर बनाते पब्लिक एम्प्लॉय। क्या क्या क्लिक हो गया? स्क्रॉल अप। हाँ, चलो, यहाँ पर आईडी कॉमा देकर फिर देना है स्ट्रिंग नेम। ओके, कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, और यहाँ पर डिक्लेयर करके रखते इंटीजर आईडी बोला स्ट्रिंग। ठीक है, और उसमें असाइन कर देंगे दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, नाउ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एंड एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वन, टैब देखो यहाँ पर डाल देता हूँ श्रीकांत। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा आउट करता हूँ। ये दे नहीं रहा। अच्छा, ये क्यों नहीं देता है गाइस? क्योंकि यहाँ पर पहले मेन लिखना जरूरी है। ठीक है, मेन
एंड नाउ मैं ई को प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। सेव। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं गाइस। persistent डॉट जावा, जावा स्पेस मेन, एंड ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मुझे शो कर रहा है, ठीक है, एक आईडी। बट मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पर मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ जिसका नाम है पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें मैं जो भी लिखूंगा, इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो सारी चीजें ई में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर ई जो प्रिंट किया है ना वहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ऐसा हो, जैसे करते रिटर्न, तो यही हेलो वर्ल्ड दिखता है क्या वहां पर, चेक कर। तो मैं अगर हेलो वर्ल्ड वहां पर प्रिंट करता हूँ तो वैसे ही मैं एडिटर का यूज करके, ठीक है, एडिटर का यूज करके ओवरराइट करता हूँ। राइट क्लिक करते, सोर्स एक्शन जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, एंड यहाँ पर दोनों के दोनों वैल्यूज आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो उसने मुझे जनरेट करके दे दिया, ठीक है। वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, अगर आपका मिस आउट हो जाए तो राइट क्लिक करके आप इक्लिप्स में भी आप जनरेट कर सकते हो टू स्ट्रिंग मेथड, और VS कोड में भी अलाउड है। तो यहाँ पर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, एंड देखो एम्प्लॉय की चीजें वहां पर शो करना स्टार्ट कर दिया। तो टू स्ट्रिंग में जो भी लिखा रहता है वो आप एज इट इज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, तो वहां पर वो सेम चीज रिटर्न होके प्रिंट हो जाती है। बट आप बोलोगे सर ये ओवरराइड कहाँ से हो रहा है? ओवरराइड ये कहाँ से होता है, जब आप ई डॉट लिखते हो ना, ये सारी की सारी मेथड्स है गाइस, ये ऑब्जेक्ट क्लास से आ रही है। देवों के देव महादेव, तो कोई भी क्लास रहे उसमें ये सारी मेथड्स पहले से ही अवेलेबल रहती है। हैश कोड एक पहले से अवेलेबल रहता है, नोटिफाई ये शायद इससे नहीं है, बट एक और चीज है यहाँ पर, टू स्ट्रिंग कहा गया, टू स्ट्रिंग मेथड। ये भी देखो, ये जो मेथड है, ये मेथड कहाँ से आती है गाइस, ये मेथड आती है आपके इसके अंदर से, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर से। इसीलिए वो ओवरराइड करना जरूरी है। ओवरराइड लिखना क्यों जरूरी है, एट द रेट ओवरराइड देखो वहां पर लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक टू स्ट्रिंग को स्मॉल में लिख दो। तो अगर ओवरराइड आपने कीवर्ड यूज किया है तो वो समझता है कि पेरेंट से ये मेथड आ रही होगी, और अगर ओवरराइड लिखा है तो पेरेंट में टू स्ट्रिंग नाम की ऐसी कोई मेथड नहीं है जो पूरी स्मॉल केस में हो। समझ रहे हो? तो अगर आप ओवरराइड कर ही रहे हो, ये बोल रहा है देखो, द मेथड टू स्ट्रिंग ऑफ टाइप एम्प्लॉय मस्ट ओवरराइड और इंप्लीमेंट सुपर टाइप मेथड। तो जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है उसकी स्पेलिंग कुछ और है। अगर आपने ओवरराइड निकाल दिया तो एक्सेप्ट कर लेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। बट आप ओवरराइड कीवर्ड अगर यूज कर ही रहे हो तो ओवरराइड ही होनी चाहिए वो मेथड, वो पेरेंट क्लास की ही मेथड आनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट क्लास में जो टू स्ट्रिंग है उसी को ओवरराइड कर, ओवरराइड नहीं करते तो देखो गाइस एम्प्लॉय एट द रेट कुछ तो भी दिख रहा था, ठीक, वो डिफॉल्ट है जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइन की हुई है वो, ठीक है। अगर वैसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय एट द रेट हैश कोड दिखाता है वो जनरली, एम्प्लॉय एट द रेट हैश कोड जनरली दिखाता है। आई एम नॉट श्योर वही होता है। देखो एस आउट ई डॉट हैश कोड, ठीक है। तो हैश कोड मेथड भी मैंने डिफाइन नहीं किए, लेकिन वो आएगी कहाँ से, उसके पेरेंट्स, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, ये उसका ऑब्जेक्ट का आईडी रहता है जनरली, ठीक। ऑब्जेक्ट का आईडी मतलब एक यूनिक नंबर। ओवरराइड नहीं करते तो फिर देखते हैं क्या दिखाता है। नहीं ये दूसरा आईडी दिखाता है, ठीक है, बट ओवरराइड नहीं करते तो ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक वो ऑब्जेक्ट का आईडी शो करते हैं, ठीक है। ओवरराइड कर लेते हैं। नाउ परसिस्टेंस पे वापस आते हैं गाइस। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट अभी सेव करना ही है, अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट सेव करना ही है तो कैसे सेव करना है, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइल आउटपुट स्ट्रीम, FOS इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे आपने फाइल का नाम दे देना है कि किस फाइल में मुझे ये एम्प्लॉय का डेटा सेव करना है। तो मैं लिखता हूँ डेटा डॉट txt के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये कोड बंद कर दूंगा, बाद में कल चल के फिर से आऊंगा तो ये डेटा यहाँ पर रहेगा नहीं, ठीक है। जो भी अगर मैं एम्प्लॉय का श्रीकांत अगर यूजर से अगर इनपुट लेता हूँ तो ये यहाँ पर रहेगा क्या कल? नहीं,
कल कुछ नया इनपुट लूंगा मैं, तो वो डेटा रहेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं अभी, इसमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम में ये डेटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लोज एक्सेप्शन कर देता हूँ, सप्रेस करके रखते हैं वो चीज से, तो एक्सेप्शन वाला एरर वो नहीं दिखाएगा। फिर बाद में फाइल आउटपुट स्ट्रीम कर दिया, अब मुझे ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, OOS इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और वहां पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का मुझे इंस्टेंस पास करना पड़ता है और रेफरेंस पास करना। फाइनली OOS डॉट राइट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, एंड राइट ऑब्जेक्ट के वक्त आप लिख सकते हो ई। ठीक है, राइट ऑब्जेक्ट के वक्त आप लिख सकते हो ई, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया थोड़ी देर पहले, देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया था आपने, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया था, वो हमने सेव कर दिया। ठीक, इसको करते हैं कॉपी, सॉरी कंपाइल, कंपाइल करने के बाद उसको करते हैं रन, एंड रन करने के बाद स्टेट एक्सेप्शन इन मेन पे persistent 32 फाइल चलेगा, एंड कैट करके देखते हैं डेटा डॉट टीएक्सटी में कुछ आता है। तो देखो डेटा डॉट टीएक्सटी में बहुत सारी चीजें आ गई है, सॉरी उसके बाद ये क्या करना है, हाँ अच्छा, वो फिर से एक्सप्लेन करना। अरे यार ये यूट्यूब पे चल रहा है, तो फिर से ये देख सकती थी वीडियो। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ फिर से। फाइल आउटपुट स्ट्रीम मतलब कैसा है कि मुझे किसी फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखना है, तो वो ऑब्जेक्ट जो स्टोर करके रखना है, जिस फाइल में रखना है, वो चीजें आपको गाइस ऐसे लिख के रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लिख के रखना पड़ेगा आपको, कौन सी फाइल में स्टोर करके रखना है उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस बनाने के वक्त यू कैन क्रिएट इंस्टेंस बाय यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम, मतलब उस फाइल में मैं राइट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज राइट कर सकता हूँ। सेकंड, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट उस फाइल में स्टोर करना है, उसका भी एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। एंड वो इंस्टेंस बनाने के बाद आपको क्या पास करना पड़ेगा उसमें, आपको उसमें फाइल का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, जो फाइल का इंस्टेंस बनाया है ना एफओएस नाम से वो। फाइनली ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम राइट ऑब्जेक्ट में आप क्या लिख सकते हो, ई ऐसा लिख सकते हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अभी फाइल में राइट करने के लिए तैयार है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, आउट, हाँ कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, बट रन करते टाइम एक एरर आया। रन करते टाइम ये आया, एक्सेप्शन एरर आया, और एक्सेप्शन में देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, नॉन सीरियलाइज। ठीक है, ये सीरियलाइज करके नहीं रखा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइल में सेव करना ही है, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप फाइल में सेव कर रहे हो गाइस, उस क्लास को हमेशा आपने क्या करना है, सीरियलाइज करना है। क्या करना है, सीरियलाइज करना है। सीरियलाइज मतलब अब जेवीएम तैयार है, वो समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स मुझे फाइल में सेव करने के लिए अलाउ करना है। ठीक है, अलाउ करना। ठीक है, यहाँ पर आते, अब कंपाइल करते, कंपाइलेशन में वैसे भी कोई एरर नहीं दे रहा था, बट रन करते, तो रन करने पर ये अभी प्रॉपरली रन भी हो गया है। एंड अभी डेटा को चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली आया है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में चीजें वहां पर स्टोर, ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया, हमेशा के लिए स्टोर हो गया। तो यहाँ पर वी कैन नॉट जस्ट स्टोर दिस थिंग्स, बट आप यहाँ पे लिस्ट, कलेक्शन में होता है ना एरे लिस्ट वगैरह, वैसे करके आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एक फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। फिर आपका प्रोग्राम बंद भी हो जाए, वो डाटा डॉट टीएक्सटी किसी और को दे देना, एंड वो अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह फाइल इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की जगह ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, एंड वहां पे ऑब्जेक्ट राइट की जगह ऑब्जेक्ट रीड करेगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट राइट की जगह वो रीड ऑब्जेक्ट करेंगे, तो वहां पर वो रीड करके मिल जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें मैं जावा के सेशन में आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके रखो, और बेल आइकन प्रेस करके रखो, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे कि फाइल से डेटा रीड कैसे करें। ठीक है गाइस, चलो एक फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में आपको ये कॉमन क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एंड द क्वेश्चन इज
व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। ये क्वेश्चन आपका बेसिक इंटरव्यू में भी रहेगा, आप इंटरमीडिएट होते हो तभी भी जावा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए मतलब तैयारी करने के वक्त, ठीक है, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बट आपने गूगल पे जाना है, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी इन जावा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल जावा प्लस स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, देखते हैं, प्रैक्टिकल वेज अंडरस्टैंडिंग, ओके, बहुत सारी चीजें दी हुई है, यहाँ पर मेरा वाला मिल नहीं है आंसर, तो मैं स्टैक ओवरफ्लो, इसीलिए शायद मेरा एक्चुअली वो गूगल में नहीं मिलता है, इसलिए मुझे अब तक वहां पर ये नहीं मिला, मतलब वोट नहीं मिला, स्टैक ओवरफ्लो शैलेश सोनारे। ठीक है, ये सर्च करते हैं, यूजर शैलेश सोनारे, शैलेश सोनारे का प्रोफाइल है, लाइक करना है इसको भी। एंड यहाँ पर नीचे आने के बाद मैंने एक आंसर दिया हुआ है जो सिर्फ मेरे खुद के रेफरेंस के लिए, इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग इन जावा। ठीक है, 2016 में ये आंसर दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत एडिट भी किया रहेगा, तो ये चीज आपने समझनी है कैसे। ठीक है, ये चीज पहले समझते, प्रैक्टिकली एक छोटा सा एग्जांपल देंगे एंड देन वी कैन रैप अप। ओके, सो स्ट्रिंग को सबसे पहले समझना है कि स्ट्रिंग बनता कैसे है। तो जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो गए, स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, तो स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने हेलो नाम से एक स्ट्रिंग बना दिया, ये स्ट्रिंग के लिए क्या बनाता है, एक पूल बनाता है। ठीक है, स्ट्रिंग पूल बनाता है एंड वहां पे वो हेलो स्टोर हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, सेकंड स्टेटमेंट में स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू s1, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू s1, तो ये दोनों के दोनों एक ही जगह पर पॉइंट करते गए। ठीक है, वो ये नहीं चाहता कि अलग से स्ट्रिंग बना के मैं अपना मेमोरी वेस्ट करूं। ठीक है, अलग से मेमोरी स्पेस वेस्ट करूं, तो दोनों के दोनों रेफरेंस किसको पॉइंट कर रहे हैं इस बार, उसी हेलो स्ट्रिंग फुल को। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करके देखा, दोनों भी केस में वो हेलो हेलो ही आउटपुट आ रहा है, जहां पर जैसा यूज करना है वैसा आप यूज कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो s1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने स्टैग दे दिया समझ लो। ठीक है, s1 इक्वल्स टू स्टैग दे दिया, एंड उसी के साथ साथ s2 एक ऑब्जेक्ट बना है, s2 को भी हाँ, s1 को मैंने मॉडिफाई किया है इस केस में। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रिंग बना लिया तो उसकी वैल्यू नहीं, क्या वहां पर चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज हो सकती है, पॉसिबल है ये गाइस, ये चीज प्रैक्टिकली देख ही लेते थे एक बार। क्योंकि ये आंसर आपको थ्योरेटिकली देना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसका पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपको थ्योरेटिकली देना है। एज पर दैट डॉक्यूमेंट जो मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे डाला है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, हेलो के साथ खेलते हैं। ठीक है, हेलो, एस आउट करते हैं, एस आउट में s1 में हेलो आ जाएगा। ठीक, सेव करते हैं, s1 इज शोइंग। ठीक है, वैसे ही मैं स्ट्रिंग s2 लिखता हूँ इक्वल्स टू s1। ठीक है, स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू s1, इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल करने के बाद करते हैं रन, तो हेलो दिख रहा है, s2 के केस में s2 भी उसी जगह पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हेलो की जो एक स्ट्रिंग पुल बनी थी उसी जगह पॉइंट कर रहा है, एंड उसकी भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। बट जैसा कि बोलते हैं लोग कि क्या मैं स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकता हूँ, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, बट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। और इसके बाद फिर से इन दोनों को प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग पुल में वो नया चीज बना देता है। ठीक है, स्ट्रिंग पुल में वो नया चीज बना देता है, कंपाइलेशन में भी कोई एरर नहीं आया, और ये मॉडिफाई भी हो गया। द थिंग इज कि ये मॉडिफाई नहीं हुई है, एक तरह से वैल्यू क्या हुई है, रीअसाइन। देखो s1 में फर्स्ट टाइम लाइन नंबर 4 में
वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं हेलो। नीचे जाने के बाद 10 नंबर लाइन में रीअसाइन हो रहा है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के लिए एक सेपरेट स्ट्रिंग पुल बना लिया उसने, स्ट्रिंग पुल में एक सेपरेट वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग बना लिया। एंड S1 में S2 में S2 पुराने वाले ही हेलो को रेफर कर रहा है अभी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है S1 यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो के लिए बताया मैंने। तो S1 स्टैक को अभी असाइन करेगा, मतलब पॉइंट करेगा, और S2 पुराना वाला जो हेलो था उसी को पॉइंट करेगा। ठीक। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई कैसे नहीं कर सकते गाइस? इस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी देखो S1 की जगह मैं लिखता हूँ S1 डॉट कॉनकैट मेथड, S1 डॉट कॉनकैट मेथड एंड यहाँ पर वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, S1 डॉट कॉनकैट मेथड एंड वर्ल्ड। अब मुझे बताओ कि मैं अगर प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? S1 की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए लास्ट में, और S2 की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? S1 की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए गाइस? हेलो हेलो ही रहेगी अभी। चेक करते, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, एंड हेलो 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 ही। मतलब कॉन्कैट करने के बाद S1 मॉडिफाई नहीं हुआ। ये चीज यहाँ पर मॉडिफिकेशन कंसिडर किया जाती है कि S1 डॉट कॉन्कैट करने के बाद भी वो मॉडिफाई नहीं। तो मॉडिफाई कब होगा? मॉडिफाई कब होगा? अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो क्या होगा? S1 डॉट कॉन्कैट ये एक स्ट्रिंग जनरेट होती है, ये एक सेपरेट स्ट्रिंग जनरेट होती है, एंड उसको फिर मैं रीअसाइन कर सकता हूँ S1 को। बट मैं S1 को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता। रीअसाइनमेंट इज अलाउड, बट मैं मॉडिफिकेशन स्ट्रिंग को कभी नहीं कर सकता। फाइन, तो यहाँ पर देखते हैं। देख रहे हो गाइस, ये S1 की जो वैल्यू है ये अभी मॉडिफाई कैसे हुई है? रीअसाइन करने के बाद। ठीक है, S1 डॉट कॉन्कैट एक्चुअली क्या कर रहा है? हेलो वर्ल्ड, मतलब पहले जो था उसके साथ कॉन्कैट कर रहा है। बट जनरली हम कॉन्कैट यूज करते हैं क्या? नहीं, हम प्लस सिंबल ही यूज करते हैं जावा के अंदर। ठीक, तो ये एकदम ऐसा, मतलब बहुत रेयर केसेस में वी यूज दिस कॉन्कैट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर भी शायद यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो गाइस, डायरेक्टली आप ऐसा प्रिंट कर सकते हो, ऐसा S1 डॉट कॉनकैट, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग को। स्पेस देकर ठीक है, तो ये यहाँ पर वो वैल्यू, ठीक है, नॉर्मली तो कॉन्कैट करने के बाद आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन वो S1 में उस वक्त चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, S1 में चेंजेस कब करेगा? जब आप उसको रीअसाइन करोगे वैल्यू, तभी वो वहां पर वैल्यू आ सकती है। ठीक है, बट मॉडिफिकेशन कभी डायरेक्ट नहीं होता। और स्ट्रिंग, क्या मैं स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, ये वाला चीज नहीं देखते, एक्सटेंड्स। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको कंपाइल करने का। क्या आंसर आएगा इस? अगर मैं स्ट्रिंग को एक्सटेंड करने जाता हूँ तो क्या आंसर आता है? क्योंकि स्ट्रिंग ये फाइनल क्लास है, इसलिए मैं बाद में उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। फाइन, स्ट्रिंग फाइनल है। स्ट्रिंग रैपर क्लास जैसा बनाया है, उसको फाइनल है, उसको मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसको फाइनल कीवर्ड के साथ। फाइन, नाउ द लास्ट थिंग, मतलब theoretically लास्ट थिंग इज कि स्ट्रिंग में ऐसा क्या स्टोर करके रखना चाहिए? जनरली हम कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह स्टोर करके रखते हैं, जैसे जावा, जेडीबीसी, ओडीबीसी, जेडीबीसी माईएसक्यूएल। तो वो अगर कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने थोड़ी सी भी चेंज कर दी ना, मॉडिफाई होना पॉसिबल होता, तो मॉडिफाई कर देता था, कोई भी प्रोग्रामेटिकली वो मॉडिफाई कर लेता था। एंड देन तो सारा का सारा डेटा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में, एक्चुअल डेटाबेस में जाना चाहिए, वो किसी और जगह जाता, क्योंकि वो मॉडिफाई होना पॉसिबल होता। तो बट मॉडिफाई करना पॉसिबल है क्या? नो, इट इज इम्यूटेबल। ठीक, तो एक बार आपने असाइन कर दिया, फिर असाइन हो गया। वो रीअसाइन अगर करोगे तो वो भी असाइनमेंट ही कहलाता है, लेकिन मॉडिफिकेशन ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्केटेनेशन वगैरह के थ्रू वी कैन नॉट मॉडिफाई। सो दैट थिंग यू नीड टू एक्सप्लेन।
और अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये वाला एग्जांपल आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो गाइस, एंड मतलब आपका आंसर एक्सेप्टेबल। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कुछ थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ साथ मैंने यहाँ पर ब्लॉग में जावा के कुछ रिडंडेंट जो हमेशा पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपने अगर एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू कर लिया, तो इंटरमीडिएट लेवल का और फ्रेशर लेवल का जावा का आप कौन सा भी इंटरव्यू थियोरेटिकली आप क्रैक कर सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे रिक्वायर्ड क्वेश्चंस आपको दिए हुए, ठीक है, जितने भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को, आप फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने ही वाला हूँ, तो आपको इनके भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।